Hello students, welcome to Top Scorer. In this video, we'll study social science subject, chapter number 9, fundamental rights, fundamental duties and directive principle of state policy. So let's start with the introduction. In the previous chapter, we studied the Indian Constitution, the preamble, important pillars of the Constitution, specific characteristic of the Constitution. पिछले चैप्टर में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, प्रीएम्बल पढ़ा, इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा. अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स. और फंडामेंटल राइट्स पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है. अब ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स विच गिव्स अ पर्सन his or her basic existence, overall development, and in which society helps to construct an environment which enables him or her to grow. अब ह्यूमन राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं. राइट्स का मतलब क्या होता है? जो इंसान को जो हक देते हैं, हक मिलता है, वो इस इंसान को ऐसे राइट्स मिले हैं जो जिससे वो बेसिक एग्जिस्टेंस पा सकता है, यानी वो सरवाइव कर सकता है, वो जिंदा रह सकता है. ये जिंदा रहने के लिए ये राइट्स चाहिए. दूसरा, वो अपने आप को डेवलप कर सकता है, यानी ऐसी सोसाइटी में रहे जहां पे वो अपने आप को ग्रो कर सके. और तीसरा, कि सोसाइटी ऐसी हो कि सोसाइटी जो है उस इंसान को ग्रो करने में, सोसाइटी एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करे जिस एनवायरमेंट में वो इंसान अपने आप को ग्रो कर सके. ओके, तीन चीजें याद रखनी है. ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो इंसान को तीन चीजें देता है. नंबर 1, एक सर्वाइवल, ठीक है. दूसरा, अपने आप का डेवलपमेंट. और तीसरा जो है एक ऐसा एनवायरमेंट. अब ये एनवायरमेंट सोसाइटी खुद अपने आप को, सोसाइटी जो है वो एनवायरमेंट बनाने में हेल्प करती है, अपने हमारे आजू बाजू ऐसा सराउंडिंग क्रिएट करती है जिस एनवायरमेंट में एक इंसान अपने आप को ग्रो कर सकता है, डेवलप कर सकता है. ठीक है. सो फाइनली ह्यूमन राइट्स का डेफिनेशन क्या हुआ? देखिए, ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स विच गिव्स अ पर्सन हिज और हर बेसिक एग्जिस्टेंस एंड ओवरऑल डेवलपमेंट in which society helps to construct an environment which enables him or her to grow. ठीक है. तो ये आपको ये डेफिनेशन याद कर लेनी है. The person by his birth owns rights which are his or her basic rights which are known as human rights. एक दूसरी भी आसान लैंग्वेज में एक डेफिनेशन बोल सकते हैं कि एक इंसान पैदा होते ही कुछ राइट्स लेके आता है. जो भी देश में वो पैदा होता है वो कुछ राइट्स, उन्हें कुछ हक मिल जाते हैं पैदा होते ही. और इसी बर्थ राइट को, बेसिक राइट्स को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन राइट्स बोलते हैं. ठीक है. यानी जो जन्म सिद्ध अधिकार होता है एक इंसान का, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक राइट्स, यानी कि ह्यूमन राइट्स. अब ये जो ह्यूमन राइट्स है, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था. ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था. कौन सी तारीख को? 10 दिसंबर 1948 को. ठीक है. इसीलिए 10 दिसंबर जो है वो ह्यूमन राइट्स डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है. फ्रॉम द ग्लोबल डिक्लेरेशन सर्टेन बेसिक एंड इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब ये देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो एक वर्ल्ड बॉडी है. ठीक है. ये पूरी एक वर्ल्ड बॉडी है, यानी इसके अंदर जो भी यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स कंट्री है वो सब फॉलो करेंगे. तो इंडिया ने भी, जब से ये ग्लोबल डिक्लेरेशन हुआ है, इंडिया ने भी क्या किया है? कुछ ऐसे बेसिक और इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड किए हैं. ठीक है. और इसी राइट्स जो होते हैं, ये जो राइट्स होते हैं प्रोटेक्टेड होते हैं डिग्निफाइड वे में. ठीक है. यानी एक राइट्स, एक इंसान को ये जो राइट्स दिए जाते हैं वो कोई डिसरिस्पेक्ट करके नहीं दिए जाते. ये डिग्निफाइड वे में यानी रिस्पेक्टेड वे में उस इंसान को मिलते हैं. ठीक है. तो वो सारे ह्यूमन राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंक्लूडेड है, उसको हमने क्या बोला है? फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. सो यूनाइटेड नेशन ने जो डिक्लेयर किया था पूरे वर्ल्ड के लिए, उसको ह्यूमन राइट्स बोलते हैं. और वो ह्यूमन राइट्स के जो जो
बेसिक और इंपॉर्टेंट राइट्स जो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए हैं उसको हमने इंडिया में क्या बोला है, फंडामेंटल राइट्स बोला है। हमने उसको ह्यूमन राइट्स नहीं बोला, हमने उसको फंडामेंटल राइट्स बोला है। ठीक है, फंडामेंटल राइट का डेफिनेशन क्या हो गया, वो सारे ह्यूमन राइट। ठीक है, ह्यूमन राइट शब्द किसने दिया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन राइट्स है जो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंक्लूड किए उसको हमने क्या बोला, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था आपको कि फंडामेंटल राइट्स पढ़ने से पहले हमें ह्यूमन राइट्स पढ़ना पड़ेगा। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए कि फंडामेंटल राइट्स कहां से आए, ह्यूमन राइट्स से आए। ह्यूमन राइट्स किसने डिक्लेयर किया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये आपको याद रखना है कि ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है। ओके, अभी ह्यूमन राइट्स जो होते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। ह्यूमन राइट्स अलो पीपल टू लिव। ठीक है, सबसे पहले आगे ही बताया था, एक तो सर्वाइवल के लिए यानी जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना, ये तो सबको मिलता है। तो आप क्या करते हो, जैसे इंडिया जैसी कंट्री में पैदा हुए हैं, अगर आप यूएसए जैसे कंट्री में पैदा हुए हैं, आप कोई डेवलप या डेवलपिंग कंट्री में पैदा हुए तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको लगेगा ये क्या है, जीने का अधिकार तो सबको है। बट ऐसा नहीं है। आप कोई ऐसी कंट्री में चले जाइए जैसे कि सीरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ऐसी कंट्री में आप जैसे पैदा होते हैं आपको बहुत सारे ऐसे राइट्स होते हैं जो आपको नहीं मिलते, समझ रहे, वहां पे जिंदा रहना भी एक चैलेंज होता है। तो इसीलिए ये सब चीजें हमें पढ़नी पड़ती है कि सभी देश को ये चीजें अपनानी चाहिए। इंडिया ने तो अप्लाई किया है, इसीलिए हम ह्यूमन राइट, हमें भी फंडामेंटल राइट्स मिले तो हम भी आसानी से जी सकते हैं और डिग्निफाइड वे में जी सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये राइट्स देने बहुत जरूरी है कि इंसान को। ओके, तो ह्यूमन राइट्स क्या कहता है, एक इंसान को जिंदा रहने के लिए परमिशन देता है, नंबर 1, और ये भी कैसे जिंदा, वो अपनी लाइफ को रिस्पेक्टेड वे में, डिग्निफाइड वे में जी सकता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंस ये कि एवरी ह्यूमन बीइंग शुड रिसीव बेसिक नीड्स। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स क्या देता है, कोई भी इंसान जो पैदा होता है उसको बेसिक नीड देता है। बेसिक नीड क्या होता है, 3 बेसिक नीड जनरली पहले के टाइम पे होता था, जिसको हम क्या बोलते थे, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया और बेसिक नीड में ऐड होता गया, जैसे कि फिर उसके बाद ऐड हुआ, देखिए रोटी यानी फूड हो गया, कपड़ा यानी क्लोथ हो गया और मकान यानी शेल्टर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जो बाद में ऐड किए गए कि भाई उसके अलावा भी कुछ बेसिक नीड है, जो है एजुकेशन और लास्ट है हेल्थ। ठीक है, तो 5 जो बेसिक नीड होती है, फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ, ये 5 बेसिक नीड एक इंसान को मिलती है अगर उस इंसान के पास ह्यूमन राइट्स है तो। दिस नीड शुड बी रिसीव्ड इन अ डिग्निफाइड एंड रिस्पेक्टेड वे। ठीक है, अगर आपको कपड़ा मिल रहा है, फूड मिल रहा है, सरकार आपको प्रोवाइड कर रही है, तो वो कैसे प्रोवाइड करनी चाहिए, डिग्निफाइड वे में, रिस्पेक्ट के साथ वो हमें मिलना चाहिए, रिस्पेक्टेबल वे में हमें मिलना चाहिए। ठीक है, डिग्निफाइड यानी हमारे शान के खिलाफ नहीं होना चाहिए, डिग्निफाइड यानी हमारी शान को बढ़ाए, हमारी शान को, हमारी जो इज्जत है उसको वैसी की वैसी रखे। डेमोक्रेटिक कंट्री प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स फॉर मल्टीफैसेटेड डेवलपमेंट। तो ये आपको कहां देखने मिल सकता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में देखने मिल सकता है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इंसान पैदा हुआ है वो इंसान को ये राइट्स मिले हैं और उसके कारण वो अपने आप को अलग अलग एरिया में डेवलप कर सकता है। मल्टीफैसेटेड यानी दुनिया की अलग अलग जो फील्ड होती है, लाइफ की अलग अलग फील्ड होती है, जैसे कि वो अपने आप को एजुकेशन में ग्रो कर सकता है, सोशली ग्रो कर सकता है, समाज में आगे बढ़ सकता है, इन शॉर्ट पॉलिटिकली ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग एरिया में वो अपने आप को डेवलप कर सकता है। द स्टेट गारंटी अ कंड्यूसिव एनवायरमेंट वेयर फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड। और ये स्टेट की जिम्मेदारी है, यानी कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा एनवायरमेंट बनाने में मदद करे, एक ऐसा एनवायरमेंट की गारंटी दे जिसके कारण हम हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। दिस प्रोटेक्शन रिफ्लेक्ट्स द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, यानी ये प्रोटेक्शन ही डेमोक्रेटिक कंट्री की असली पहचान होता है। अगर फंडामेंटल राइट्स खाली दिए जाते हैं बट वो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड ही नहीं है,
यानी वो आपको एक्चुअली मिले ही नहीं है, तो फिर वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई काम का ही नहीं है। ठीक है, तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम तभी बन सकती है जब ऐसे फंडामेंटल राइट्स उस देश में पैदा होने वाला जो इंसान है उसको मिलते हैं और वो प्रोटेक्टेड रहता है, और प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की है। ओके, चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको लग रहा है कि ये सब क्यों पढ़ना है, ये तो बेसिक चीज, ये तो सबको मिलता है। नहीं, ये सबको नहीं मिलता। चलिए दो हम केस देख लेते हैं तो आपको समझ आएगा कि सारे देश में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम नॉर्थ कोरिया का एक केस देख लेते हैं, ये एक्स्ट्रा है, ये बुक के बाहर है। ठीक है, कि नॉर्थ कोरिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, यानी आप जो चाहे वो बोल नहीं सकते, यानी आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते। यहां तो आपने देखा है कि जब चाहे तब मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितना जो चाहे वो बोल देते हैं, खुलेआम बोल देते हैं, कैमरा के सामने बोल देते हैं, यानी गवर्नमेंट को फुल्ली क्रिटिसाइज कर देते हैं, कुछ भी बनाते हैं, कुछ मीम्स बनाते हैं, जोक बनाते हैं, कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, बट ऐसा नॉर्थ कोरिया में पॉसिबल नहीं है, आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। वहां फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं, यानी मीडिया जो है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। मीडिया इंडिपेंडेंटली जो छापना है गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकती है। जैसे यहां पे आप देखोगे, न्यूज चैनल ओपन करोगे तो वो आपको देखने मिलेगा कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए मिलेंगे, उसके बारे में बुरा भला बोलेंगे। अच्छा काम करेंगे तो तारीफ भी होती है और बुरा काम बोले तो बुराई भी होती है। बट यहां देखें, मीडिया पूरी तरह से स्टेट के कंट्रोल में रहती है। यहां पे कोई वोट का राइट नहीं होता, इलेक्शन होते हैं, सिर्फ नाम मात्र इलेक्शन होते हैं, एक ही कैंडिडेट है, वो फिक्स है गवर्नमेंट कि भाई यही आने वाला है। ठीक है, नाम के इलेक्शन हो जाएंगे, बाद में कौन जीतना है सबको पता है। ठीक है, जबकि इंडिया जैसे देश में गवर्नमेंट बदल सकती है। आप देख सकते हो स्टेट में कभी बीजेपी जीतती है तो कभी सीएम में, कभी बीजेपी का सीएम होता है, कभी कांग्रेस का सीएम आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, या कोई और पार्टी का भी सीएम आपको देखने मिल सकता है। पीपल कैन बी पनिश, इवन जेल फॉर वॉचिंग। देखिए, फॉरेन टीवी देखने वाले को पनिश किया जाता है, जेल भी हो सकती है। अगर वो बाहर के कोई न्यूज सुनते हैं तो उनको पनिशमेंट या जेल हो सकती है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि नॉर्थ कोरिया में फंडामेंटल राइट्स मिला है, नॉर्थ कोरिया में ह्यूमन राइट्स मिले हैं? नहीं। ठीक है, अफगानिस्तान में वुमेन का केस देख लेते हैं कि अगर अफगानिस्तान में अगर कोई वुमेन है या गर्ल है, उसको स्कूल में जाने का परमिशन नहीं है बियॉन्ड सर्टेन एज। आप सोच सकते हो, है ना, कि कैसी हालत वहां पे होती होगी वुमेन के। वुमेन को फोर्सफुली स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड पहनना कंपलसरी होता है, और उन्हें कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की जॉब जो होती है वो कर नहीं सकते, वो जॉब नहीं कर सकते इंसान। ठीक है, वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, उसको सप्रेस किया जाता है। जर्नलिस्ट जो होती है, एक्टिविटीज होती है, अगर वो पनिशेबल है, वहां पे नहीं कर सकते जर्नलिज्म। लोग जो है डर में रहते हैं, और वहां पे स्ट्रिक्ट रिलीजियस लॉस होते हैं कि भाई इतनी बार नमाज पढ़ना है तो पढ़ना ही है, अगर नहीं पढ़ा तो वहां पे भी उनको मारा पीटा जाता है, पनिश किया जाता है। ठीक है, सो आप यहां पे नहीं बोल सकते कि ऐसी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, ह्यूमन राइट्स मिलती है। और आप सोचिए कि ऐसी कंट्री में एक इंसान अपने आप को कितना ग्रो कर सकेगा, कितना अपने आप को डेवलप कर सकेगा। समाज ही अगर सपोर्ट नहीं कर रहा, समाज ही एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जहां पे इंसान जो है अपने आप को ग्रो नहीं कर सकता। जैसे वुमेन है, उनको एजुकेशन ही नहीं मिलेगी तो वो खुल के बात कैसे कर सकेंगे, खुल के सोचेंगे क्या, नए आइडियाज कैसे लाएंगे। जॉब में देखिए 50%, आप अगर वुमन और मैन का रेशियो देख लो 50-50%, तो 50% जो वर्क फोर्स है वो तो घर में बैठा हुआ है। ठीक है, वो खुलेआम बाहर नहीं जा सकते, अपने हस्बैंड या रिलेटिव के साथ, मेल मेंबर के साथ ही बाहर निकल सकते हैं, अकेले बाहर नहीं निकल सकते। समझ रहे? तो ऐसे स्ट्रिक्ट लॉ फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसको हम नहीं बोल सकते कि ऐसे कंट्री में फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम हमारे इंडिया रिलेटेड पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आप बहुत हद तक मैंने ह्यूमन राइट्स पढ़ा दिया है, तो ये लगभग फंडामेंटल राइट्स भी कुछ उसी से मिलते जुलते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली ह्यूमन राइट्स ही है, जो हमने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो डिक्लेयर किया था उसी में से कहीं ना कहीं पार्ट लिया है। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी आता है, राइट टू फ्रीडम आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आता है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है। ठीक है, आपने ये इसके बारे में स्टैंडर्ड 8 में बहुत हद तक पढ़ा है। ठीक है, बट ऊपर से आया है, अब हमें इसमें डिटेल में उतरना है।
ठीक है, तो हम डिटेल में वन बाय वन चीजें देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइट टू इक्वालिटी। ओके, अब राइट टू इक्वालिटी में सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हो कि लॉ के सामने इक्वालिटी मतलब सारे लॉ इक्वल होने चाहिए, और दूसरा लॉ का जो प्रोटेक्शन है वो भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यानी जो भी इंसान है लॉ के सामने इक्वल है, और जो भी लॉ है वो इक्वली प्रोटेक्टेड है। ऐसा नहीं कि कोई लॉ कम प्रोटेक्टेड है, ये वाला दूसरा वाला लॉ ज्यादा प्रोटेक्टेड है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, ऑल लॉ आर इक्वली प्रोटेक्टेड। द मेन फाउंडेशन टू ऑल अदर राइट्स, है ना, तो यही तो मेन फाउंडेशन है ना, सारे लॉ इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और सॉरी, सारे जो इंसान होते हैं लॉ के सामने इक्वल होते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो या कम पोस्ट पे हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सभी लॉ के सामने इक्वल है और सारे लॉ इक्वली प्रोटेक्टेड है। तो ये सबसे पहले, बाकी सारे जो राइट्स मिलते हैं उसमें से सबसे मेन और इंपॉर्टेंट और फाउंडेशनल जो राइट है वो ये है। ओके, दिस प्रिविलेज इज गारंटीड टू इंडियन सिटीजन। और ये जो प्रिविलेज है, प्रिविलेज यानी एक रेयर एडवांटेज जो किसी खास इंसान को मिलता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिविलेज। तो प्रिविलेज जो है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिला है। सिर्फ और सिर्फ तो नहीं बोल सकता, ये हमें इंडियन सिटीजन को भी मिला है। ओके, इट इज वन ऑफ द चीफ गारंटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें ये तो गारंटी दे दी है। कौन सी गारंटी दे दी है कि भाई सारे लॉ के सामने हम सब लोग सेम है और सारे लॉ इक्वली प्रोटेक्टेड है। ओके, एवरी सिटीजन हैज इजी एक्सेस टू कोर्ट्स टू एक्सरसाइज दिस राइट्स। ओके, अगर आपको अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना है, यानी आपको अपने राइट्स को एंजॉय करना है, देन सभी सिटीजन जो है इजीली कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो राइट आपको नहीं मिल रहा है तो आप इजीली कोर्ट जा सकते हैं, आपको कोई भी रोकेगा नहीं। नो फेवरेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, है ना। इक्वालिटी में भाई कभी भी आपके साथ किसी भी जगह पे फेवरेटिज्म नहीं दिखाएगा, यानी पार्शियलिटी आपके साथ नहीं होगी। चाहे आप होटल में जाओ, बस स्टेशन चले जाओ, रेलवे स्टेशन चले जाओ, गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, आपके सामने किसी भी फेवरेटिज्म, या आप कोर्ट में चले जाओ ना, आप कलर के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे या आप कौन सी क्रीड के बेसिस पे या कोई लैंग्वेज के बेसिस पे कभी भी फेवरेटिज्म इस देश में नहीं होता है। लॉ इज इक्वल फॉर ऑल, समझ रहे, यानी लॉ जो है ये खास याद रखना इस फर्स्ट वाले राइट टू इक्वालिटी में, और ये पहला पॉइंट आप खास याद रख लेना और ये वाला पॉइंट खास याद रख लेना। ठीक है, बाकी जो आपको इजी लगे वो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो लॉ जो है वो सभी के लिए इक्वल है ना, यही तो बात कर रहे थे ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। इसका मतलब ये है कि चाहे आप प्यून हो और या तो चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, समझ रहे। इफ दे एक्ट अगेंस्ट लॉ, अगर कोई भी चाहे प्यून या प्राइम मिनिस्टर लॉ के खिलाफ एक्शन कोई लेता है, एक्ट करता है, दे आर ट्रीटेड इक्वली, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट की जाएगी एंड आर बाउंड टू जनरल लॉ ऑफ कोर्ट। और उन दोनों को, चाहे आप कितने भी अमीर हो चाहे आप कितने भी गरीब हो, दोनों को लॉ जो है वो कोर्ट के मानने पड़ेंगे। However, president and governors have certain privileges in this regard. सिर्फ दो इंसान जो है उसको छोड़ देने हैं आपको इस लॉ में, ठीक है, वो इक्वालिटी के थोड़े बाहर आएंगे, वो केस थोड़ा अलग है। किसके लिए, तो सेंट्रल में जो प्रेसिडेंट है उस पे ये सारे लॉ नहीं लगेंगे, उनके लिए अलग लॉ है। ओके, और जो स्टेट के गवर्नर होते हैं, सेंटर में प्रेसिडेंट और स्टेट के लिए गवर्नर, है ना, हर एक स्टेट के गवर्नर होता है, तो इनके लिए कुछ खास प्रिविलेजेस है। ओके, कुछ खास एडवांटेजेस मिले हैं इस इक्वालिटी के रिगार्ड में। ठीक है, तो इन दोनों को छोड़ देना है, बाकी आप कोई भी पोस्ट पे हो, आप कहीं पे, ये दो इंसान को छोड़ देना है खाली। चलिए, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर लॉ, अगर इक्वालिटी मिली है तो लॉ के अंडर ट्रीटमेंट भी कैसा मिलेगा, इक्वल मिलेगा। लॉ मस्ट प्रिवेल इक्वल इन ऑल सर्कमस्टांसेस, कोई भी सर्कमस्टेंस आ जाए लॉ बने रहेगा, लॉ ही प्रिवेल करेगा, यानी लॉ ही सबसे ऊपर कहलाएगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई आपने राइट साइड गाड़ी चलाई है, एक्सीडेंट हो गया है, तो भाई गलती से हो गया, वहां पे ट्रैफिक था, कोई भी सर्कमस्टेंस हो जाए, आपके साथ एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी में थे, आपके पास लाइसेंस नहीं है, क्योंकि आप जल्दी आपको कहीं पे पहुंचना था, आप भूल गए। ठीक है, कोई भी सर्कमस्टांस हो, ऐसा
नहीं होना चाहिए। लॉ जो है वो सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है, लॉ के हिसाब से ही काम करना है। तो अब वो गलती कोई भी इंसान कर सकता है, ठीक है, चाहे आप भी कर सकते हो या कोई बहुत करोड़पति इंसान है वो भी कर सकता है। तो दोनों के लिए लॉ जो है वो इक्वली ट्रीट करेंगे दोनों इंसान को, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन और फेवरेटिज्म टुवर्ड्स एनी क्लास और पर्सन, समझ गए, कोई भी क्लास या कोई खास पर्सन के लिए यहाँ पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, फेवरेटिज्म नहीं दिखाया जाएगा कि भाई इसके खिलाफ ये पार्शियल होके बात करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एवरी लॉ शुड बी इक्वली डिस्क्रिमिनेटेड, यानी सारे लॉ को इक्वली स्प्रेड करने हैं। इक्वल एक्सेस टू, देखिए, और इक्वालिटी में ये भी है कि अब इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, यानी कोई भी पब्लिक प्लेसेस है तो सभी लोग वहां जा सकते हैं, सबको इक्वली एक्सेस है। एक्सेस यानी वो आप वहां पे जा सकते हो, दैट इज एक्सेसिबल, ओके। जैसे कि आप कोई भी शॉप में जा सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा, चाहे काले हो गोरे हो। आप कोई भी रेस्टोरेंट जा सकते हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, कैसे भी कपड़े पहने हो। आप कोई भी होटल जा सकते हो, चाहे कोई भी कास्ट के हो। एंटरटेनमेंट प्लेसेस पे जा सकते हो, आप थिएटर मूवी में जा सकते हो, ठीक है। आप कोई भी रोड पे जा सकते हो, आप कोई भी लेक जा सकते हो, पब्लिक वेल्स जा सकते हो, बाथिंग गार्ड्स जा सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि ये सबके लिए क्या है, इक्वली एक्सेसिबल है। स्टेट हैज द राइट टू मेक स्पेशल अरेंजमेंट फॉर, बट हाँ, इसमें थोड़ा अनइक्वालिटी दिखाएंगे। अगर स्टेट थोड़ा अनइक्वालिटी दिखा सकती है, स्पेशल अरेंजमेंट कर सकती है अगर कोई वुमन और चिल्ड्रन का केस हो, नंबर 1, तब या तो कोई जो सोशली बैकवर्ड क्लास हो, ठीक है, डेवलपमेंट करना है कोई सोशली या एजुकेशनली कोई बैकवर्ड क्लास हो, यानी कोई आदिवासी क्लास हो जो बहुत पिछड़ा रह गया है, या कोई एससी हो या एसटी हो, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। तो अगर इसमें बात, इन लोगों की बात हो रही है और इनके डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो इनके लिए जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल अरेंजमेंट कर सकती है। फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उनको ऐसा मौका मिल रहा है, हमें मौका नहीं मिल रहा है। ये अनइक्वालिटी नहीं है, ठीक है। ऐसे समाज को, ऐसे क्लास को ऊपर उठाने के लिए ही तो ये सब स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो ताकि वो आपके बराबर कंधे से कंधा मिला के जी सके, ठीक है, क्योंकि ये समाज बहुत पीछे रह गया है, तो उनको आगे लाने के लिए थोड़ा पुश की जरूरत है। और इसीलिए इनके लिए बहुत सारे ऐसे अलग नियम बनाए जाते हैं जिनके कारण उनका समाज थोड़ा ऊपर आए, आपके साथ आए, ठीक है। तो स्टेट है इनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट कर सकती है, अगर वो वुमन और चिल्ड्रन की बात कर रहे हो या तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, कौन से, सोशली और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, या SC STs, तो सेम ही है, बैकवर्ड क्लास में SC STs भी आते हैं। सो नो डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट सर्विस इन हायर एजुकेशन ऑन द बेस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसके अंदर, गवर्नमेंट सर्विसेज में, यानी गवर्नमेंट जॉब की बात चल रही है। और दूसरा हायर एजुकेशन, यानी कॉलेज की बात चल रही है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात चल रही है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। आप चाहे कोई भी रेस के हो, यानी आप कोई भी जाति के हो, एक तरह से कोई भी कास्ट के हो, कास्ट रेस थोड़ा सेम ही है, आप कोई भी धर्म के हो, आप चाहे कोई भी क्रीड के हो, क्रीड यानी आपका कोई बिलीफ सिस्टम, आप किसी में भी मानते हो, चाहे भगवान में मानते हो या कोई और गॉड में मानते हो, आपका कोई भी डिसेंट हो, यानी आपके माँ बाप कोई भी, आपके पूर्वज कोई भी हो, चाहे आपका कोई भी जगह, आपका बर्थ का प्लेस कोई भी हो, ठीक है, आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट सर्विसेज में और हायर एजुकेशन में। इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कहां पे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, है ना। हर एक स्टेट की एक पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, ठीक है। जैसे कि गुजरात की बात करें तो GPSC, ओके, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, GPSC। तो GPSC क्या है, गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है, ठीक है। तो उसके लिए सबको अपॉर्चुनिटीज इक्वल मिलेगी, बट यहां पे स्टेट जो है उसके पास कुछ राइट है कि वो क्या करे, इस सर्विस में जाने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेटअप करे, ओके। जैसे कि इतना पर्टिकुलर, जैसे कि एक क्राइटेरिया बोलो तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, नंबर 1, गुजरात में पढ़ा होना चाहिए, यानी गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये सब चीजें, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो स्टेट डिसाइड करती है, ठीक है। अगर आप ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में एलिजिबल हो तो फिर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम्स आती है वो आप दे सकते हो। अगर आप एग्जाम पास कर लेते हो तो आप जो GPSC है उसमें काम कर सकते हो, ठीक है।
चलिए, हाउ टू गारंटी सोशल जस्टिस एंड पर्सनल डिग्निटी। सोशल जस्टिस कैसे गारंटी करे और पर्सनल डिग्निटी को कैसे मेंटेन करे। तो सबसे पहले सरकार ने सोशल जस्टिस पाने के लिए, यानी सोशल जस्टिस दिलाने के लिए और किसी इंसान की एक डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए क्या क्या प्रोविजन किए हैं। तो आपको पता है अनटचेबिलिटी तो एबोलिश कर दी गई है, बहुत टाइम पुरानी बात है ये। तो हमारे यहाँ पे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी, अब उसको क्या कर दिया है, एबोलिस्ट कर दिया, यानी इसको बैन कर दिया, ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर इसकी प्रैक्टिस किसी भी फॉर्म में आज भी हो रही है तो वो क्या है, वो पनिशेबल ऑफेंस है, यानी उनको पनिशमेंट मिलेगा कुछ ना कुछ, लॉ के हिसाब से उस पर कार्यवाही होगी। जो टाइटल्स होते हैं, एपिथेट्स होते हैं, जहां से आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होते हैं, ठीक है, उसको भी हटा दिया गया। अब ये क्या है, तो पहले के टाइम पे विलेज जो होते थे ना, विलेज का जो मुखिया होते थे, या मैं बोलूं तो लैंड ओनर जो होते थे, ठीक है। अब लैंड ओनर में बहुत बड़े बड़े ऊंची कास्ट के लोग होते थे, जैसे जैसे सपोज राजपूत हो गए। देखिए यहां पे कोई कास्ट का, यहां पे डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट के बारे में बुराई नहीं बोल रहे हैं, बट ये पहले ऐसा होता था वो, ठीक है। तो आज भी जैसे ठाकुर हो गए, है ना, आपने मूवी में देखा होगा ठाकुर साहब, तो उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते लोग, ठीक है। तो बड़े बड़े पहले ऐसे जो ऊंची कास्ट के लोग होते थे, उनको कुछ ना कुछ आगे टाइटल मिलता था, और वो टाइटल से अगर इस इंसान का नाम होता था तो उसे ऑटोमेटिकली पता चल जाता था सबको कि ये भी ऊंची कास्ट का है, और सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे कि भाई ये बहुत बड़े कास्ट से है, बहुत बड़े लोग हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता था ना, बाकी सब वो बड़े हैं तो हम नीचे हो गए, सिंपल बात हो गई, ठीक है। तो ये सब जो चीज है ये बंद कर दी है ना। जो टाइटल्स और जो एपिथेट्स दिया था, एपिथेट्स मतलब ही टाइटल जैसा ही होता है, यानी कि कोई एक एडजेक्टिव या फ्रेज जो होता है वो एक इंसान को, कैरेक्टर को बताने के लिए वर्ड यूज होता है। तो जो आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जो मैन मेड है, भगवान ने तो ऐसा कोई भेदभाव किया नहीं है, ये हमने मैन मेड किया है ये भेदभाव, है ना, कास्ट सिस्टम ये सब हमने खुद बनाया है। तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहे थे उसको हटा दिए गए, यानी कि कोई अब इंसान आगे सर, दीवान जी, राय बहादुर ऐसे जो टाइटल्स है वो अपने आप से नहीं लगा सकता, ठीक है। दूसरे की गवर्नमेंट, अगर आपने सच में, तो पहले ये क्या होता था, ये बर्थ राइट से, है ना, जैसे कि बर्थ राइट से मिल जाता था, ये ऐसा था, ये सब हट गए। अभी एक इंसान ऊंची कास्ट में पैदा हुआ है तो वो भी ऊंचा है, तो पहले ऐसे जज होता था, काम के हिसाब से जज नहीं होता था। आज क्या है, बट आपने अगर कोई अच्छा काम किया है, समाज के लिए काम किया है, तो गवर्नमेंट ने कुछ अवार्ड्स रखे हैं, क्योंकि आपने कुछ स्पेशल कंट्रीब्यूशन किया है, आपने अलग अलग फील्ड में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए, आपने म्यूजिक में बहुत अच्छा काम किया है, आपने ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल लिया है, आपने क्रिकेट में अच्छा काम किया है, आपने म्यूजिक में, डांस में, तो आपने ऐसे अलग अलग फील्ड है, पेंटिंग में किसी ने, आर्ट में बहुत अच्छा काम किया है, तो उनको उनके कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ गवर्नमेंट ने अवार्ड रखे, ठीक है, जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तो ऐसे अवार्ड दिए जाते हैं, समझ रहे। तो पहले जो होता था वो पैदा होते ही, चाहे आपने महान काम किया हो या ना किया हो, आप बड़े लोग हो, ये ऑटोमेटिक हो जाता था। बट अब ऐसा नहीं, अब अगर आपने सही में बड़ा काम किया है तो गवर्नमेंट खुद आपको रिकॉग्नाइज करेगी, आपको अचीवमेंट के लिए आपको कुछ ना कुछ अवार्ड देगी, ठीक है। फिर जो मिलिट्री सर्विस के लिए परमवीर चक्र मिलता है, समझ रहे, अगर आपने सच में मिलिट्री में अच्छा काम किया तो आपको परमवीर चक्र मिलेगा। मिलिट्री में कुछ टाइटल्स मिलते हैं क्योंकि आपका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, तो मिलिट्री टाइटल्स एडेड बिफोर नेम, नाम क्या क्या मिलिट्री टाइटल्स दिए जाते हैं मिलिट्री सर्विस में अगर आप हो तो इसका मतलब यह नहीं कि ये राइट टू इक्वालिटी वायोलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला जो चीज है ये राइट टू इक्वालिटी को वायोलेट कर रहे हैं, बट आपने सच में कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, आपने मिलिट्री सर्विस में हो तो आपको कुछ टाइटल मिलते हैं, जैसे कि जनरल, मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल, ऐसे टाइटल मिले हैं, समझ रहे। चीफ, ये फील्ड मार्शल, ऐसे टाइटल मिलते हैं जिस इंसान ने मिलिट्री में कोई बड़े बड़े वॉर लड़ी हो, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी उसमें हिस्सा लिया हो और बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, तो उनको ऐसे फील्ड मार्शल जैसे टाइटल मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इक्वालिटी नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सच में देश के लिए काम किया है तो फिर उनको ऐसे टाइटल मिलने चाहिए। तो आज जो है वो काम के हिसाब से टाइटल मिलते हैं, पहले के टाइम पे पैदा होते ही वो कुछ टाइटल मिल जाते थे, जो बुरी बात थी, समझ रहे। चलिए, तो एम क्या है, ये एम हमारा इक्वालिटी का, ये राइट का क्या है कि भाई हमारी सोसाइटी कैसी बने, इक्विटेबल बने,
सोसाइटी इक्वल बने और सभी पे इक्वली लॉ अप्लाई हो। ठीक है, अब इस लॉ में कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, जैसे डिफरेंट प्रोविजंस होते हैं। हाँ, कुछ लॉ जो होते हैं ना, कुछ फील्ड के हिसाब से मिलते हैं। जैसे लॉयर एडवोकेट्स होते हैं, उनके लिए कुछ अलग लॉ हो सकते हैं, कुछ फील्ड के लिए अलग लॉ हो सकते हैं, डॉक्टर्स के लिए कुछ अलग लॉ हो सकते हैं, टीचर्स के लिए अलग लॉ हो सकते हैं, इंश्योरेंस एजेंसीज के लिए अलग लॉ हो सकते हैं, वुमन के लिए अलग लॉ हो सकते हैं, जुवेनाइल जो जिसकी एज जो है 18 के नीचे होती है, उनके लिए कुछ अलग लॉ हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज अ पार्ट ऑफ दिस राइट। इस राइट में ये भी एक जुड़ा हुआ है कि भाई अगर आप इक्वल काम करते हो तो पेमेंट भी इक्वल मिलेगा। ये कैसे? सपोज मान लीजिए एक मैन को एक काम दिया है और सेम काम वुमन को भी मिला है। ठीक है, सपोज जो काम मैन कर रहे हैं वो सेम काम अगर आज वुमन कर रही है तो दोनों का सैलरी अलग अलग नहीं हो सकता। ठीक है, आज के टाइम पे दोनों को इक्वल पेमेंट देना पड़ेगा। पहले के टाइम पे यहाँ पे भी भेदभाव देखने मिलता था। ओके, कि वुमन से काम करवा के कम पैसों में काम करवा लेते थे, बट आज ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है। ठीक है, चलिए अब सेकंड राइट पे आ जाते हैं, राइट टू फ्रीडम। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड 6 टाइप्स के यहाँ पे फ्रीडम आपको देखने मिल सकते हैं। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, तीसरा है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, चौथा है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फिफ्थ है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड द लास्ट वन इज टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, ये तो हमें डिटेल में देखना ही है कि आप जो चाहे वो बोल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे में ये लिखा है कि भाई आप पीसफुली कहीं पे भी मीटिंग कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि भाई आपके साथ हथियार नहीं होने चाहिए। तीसरा कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यानी ग्रुप बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है जो लेबर का यूनियन होता है। ठीक है, कंपनी में लेबर का जो यूनियन होता है, जो लेबर के लिए काम करता है, तो ये सब बना सकते हैं, ये अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, ये भी क्या है, राइट टू फ्रीडम है। आप कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, इंडिया में कहीं पे भी आप जा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो राइट टू फ्रीडम। आप कहीं पे भी रह सकते हैं, कहीं दूसरी जगह जाके सेटल हो सकते हैं, चाहे आप इंडिया में कोई भी जगह जाना चाहते हो। दूसरा कि आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी आप कोई भी ऑक्यूपेशन या ट्रेड करना है या बिजनेस करना है, आप कुछ भी कैरी ऑन कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इस राइट्स का इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। दिस राइट्स आर एसेंशियल। चलिए, ये क्यों दिया जाता है? भाई हम जो चाहे वो कर सके, हमें ये फ्रीडम क्यों मिला जाता है? तो हम हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके, हम हमारी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके, हम एज ए सिटीजन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, एक हार्मोनियस वर्किंग सोसाइटी बना सके डेमोक्रेसी में, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। ठीक है, मतलब अगर मुझे कोई प्रोफेशन पसंद है तो मैं उस प्रोफेशन में काम कर सकता हूं, मैं जो सोचता हूं वो मैं बोल सकता हूं। ठीक है, मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। तो इससे क्या होगा, उससे मैं अपने आप को ओवरऑल मेरी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाऊंगा, मैं अपने आप को बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर पाऊंगा, मैं एक हार्मोनियस सोसाइटी बनाने में हेल्प कर पाऊंगा, क्योंकि यहां पे मुझे फ्रीडम मिल रही है। ठीक है, और मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकूंगा। अगर आप थोड़ा इसके ऑपोजिट सोचना स्टार्ट करेंगे तो आप देखो कि आपकी मेंटल कंडीशन कैसी हो जाएगी। आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए आप कहीं पे भी जा नहीं सकते। देखिए, आप कहीं पे भी जा नहीं सकते, आपको कहीं पे जाने की आजादी नहीं है। सपोज कर्फ्यू लगा है, आप कर्फ्यू के टाइम पे कैसी सिचुएशन होती है, आप कोई जा नहीं सकते, कोई टेम्पल नहीं विजिट कर सकते, रेलवे नहीं यूज कर सकते, बस नहीं यूज कर सकते, आप थिएटर नहीं जा सकते, आप स्कूल नहीं जा सकते, आप कॉलेज नहीं जा सकते। तो आप पर्सनालिटी कैसे डेवलप करोगे? आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करोगे? अगर आप पढ़ोगे नहीं, टीवी नहीं देखोगे, रेडियो नहीं सुनोगे, आप बुक्स पढ़ने का आपको अलाउड नहीं है, तो आप अपनी जो थिंकिंग है, मेंटालिटी कैसे डेवलप कर पाओगे? तो आप अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाओगे। आप आपके सोचने का जो कैपेसिटी वही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे हार्मोनियस सोसाइटी बना पाओगे, डेमोक्रेसी कैसे मेंटेन कर पाओगे? आप सोचिए, क्योंकि लोगों के लिए ही कुछ नहीं हो रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जो सोसाइटी बनती है। ठीक है, और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी नहीं सकते। क्या बंद कमरे में कितने टाइम तक रह सकते हो, आप सोच सकते हो। ठीक है, सो इसीलिए राइट्स बहुत बहुत जरूरी होता है। एन इंडिविजुअल कैन नॉट एक्सरसाइज दिस फ्रीडम ऑटोनोमसली और इररिस्पॉन्सिबली। अच्छा, आपको ये सारे राइट्स मिले हैं तो
उसके लिए बहुत अच्छी बात है। बट ये ध्यान रखना है कि आप ये ऑटोनोमसली, यानी जब मन चाहे जैसा मन चाहे वैसा नहीं कर सकते, इरिस्पॉन्सिबली नहीं कर सकते। जैसे आपने बहुत ऐसे स्टेट्स का देखा हुआ है कि बिहार में रेलवे तोड़फोड़ कर रहे हैं, रोड जाम कर देते हैं, ट्रैफिक जाम कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये फ्रीडम में नहीं आता, समझ रहे? ये ऑटोनोमसली आप नहीं कर सकते, इरिस्पॉन्सिबल भी, कि आपको कहीं पे भी जाने की परमिशन है, इसका मतलब आप राइट साइड चला रहे। आप सरकार को बोल रहे भाई मुझे तो राइट मिला है, राइट टू फ्रीडम है कि मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, कहीं पे भी गाड़ी चला सकता हूँ। बट नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस है, जो चाहे वो बोल सकते हैं, वहां पे भी रिस्ट्रिक्शंस है। द स्टेट कैन नॉट कंट्रोल, स्टेट कैन कंट्रोल एंड लिमिट दिस फ्रीडम। समझ रहे? अगर आप ऑटोनोमसली और इरिस्पॉन्सिबली अगर इसी फ्रीडम को एंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे तो वहां पे बीच में कौन आ जाएगा? स्टेट आ जाएगी। यानी स्टेट जो है वो पुलिस फोर्स एक्शन में लेके आएगी और आपको कंट्रोल करेगी, आपकी फ्रीडम को लिमिट कर देगी। ठीक है? अगर आप देश के वेलफेयर के खिलाफ जा रहे हो, यानी मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पे आप रुकावट पैदा कर रहे हो, अगर आप पीस को, शांति है उसको भंग करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप सोसाइटी की सिक्योरिटी, आप गन लेके जा रहे हो, कहीं पे भी तोड़फोड़ कर रहे हो, क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो, तो जहां पे जो स्टेट है वो एक्शन में आ जाएगी, आपके फ्रीडम को कंट्रोल करेगी और लिमिट करेगी। कैसे करेगी? आपको 4 दीवालों के बंद कमरे में डाल देगी, आपकी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। आपको ना फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगा, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलेगा, ना आपको कहीं पे भी जाने की आज़ादी मिलेगी, ना आप कहीं पे भी कोई दूसरे देश में सेटल हो सकता। आपकी सारी फ्रीडम को छीन ली जाएगी अगर आप स्टेट के वेलफेयर के अगेंस्ट, आप सोसाइटी के पीस के और सोसाइटी के सिक्योरिटी के खिलाफ काम करोगे। समझ रहे? तो आपको फ्रीडम मिला है, बट ये फ्रीडम आप ऑटोनोमसली और इररिस्पॉन्सिबली एंजॉय नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि राइट्स को कैसे एक्सरसाइज करना है। मतलब आपको ये राइट्स मिले हैं तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबली इसको एंजॉय करना है, ये क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है? तो चलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है? सबसे पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, यानी कि सिटीजन जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है? अगर मेरे दिमाग में जो भी विचार चल रहे हैं मैं खुलेआम बोल सकता हूं, बता सकता हूं दूसरे को। ठीक है? जैसे कि अभी की बात कर रहा हूं, तो अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं जो भी सोच रहा हूं, जो भी यहां पे लिखा हुआ है, वो सारी चीज मैं आपको बता रहा हूं। ये एक फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ही तो है। ठीक है? तो आप किसी और को ओरली बता सकते हैं, यानी बोल के, वर्बली शब्दों से बोल सकते हैं, या जेस्चर्स यानी इशारा करके भी आप किसी को अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप जो किसी को कन्वे करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं, चाहे आप ओरली दो या आप जेस्चर करके दे सकते हो। कैन नॉट बी एक्सरसाइज इन अनलिमिटेड, देखिए ये भी है, अनलिमिटेड या अनरिस्ट्रेंड मैनर में नहीं कर सकते। मतलब आपको बोलने का आजादी, मतलब आप कुछ भी बोल रहे हो, समझ रहे? आप देश के खिलाफ बोल रहे हो, आप कोई भी गवर्नमेंट की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप कोई इंसान की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। जैसे कि अभी अभी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि जो सोशल मीडिया है, जैसे कि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस पे जो लोग हैं वो खुलेआम किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं और उसको कॉमर्शलाइज करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप किसी इंसान के बारे में बुरा भला बोल रहे हो और उसको कॉमर्शलाइज कर रहे हो, उससे पैसे कमा रहे हो, तो दैट इज नॉट राइट। ओके? यानी कि आप ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को अनलिमिटेड वे में, अनरिस्ट्रेंड मैनर में आप इसको एंजॉय नहीं कर सकते। नेसेसरी कंट्रोल और लिमिटेशंस लागू कर दी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ये भी मेंशन है। ठीक है? अगर जरूरत पड़ी तो आप पे कंट्रोल डाला जाएगा, आपके लिमिटेशंस करा जाएगा, जैसे कि रिसेंट केस में आपने देखा है। ठीक है? जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो स्टेट देखिए किस किस तरह के कंट्रोल, मतलब किस लिए वो अपने आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगी, लॉ और ऑर्डर मेंटेन कैसे, किस हिसाब से करेगी। तो अगर उसे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना है, मतलब उसे स्टेट को, गवर्नमेंट को लग रहा है कि आप जो है, तो आप जो स्टेट की यूनिटी और इंटीग्रिटी को एक खतरा पैदा कर रहे हो, तो कंट्रोल आप पे लागू कर देंगे। अगर आप स्टेट के सेफ्टी के लिए खतरा पैदा कर रहे हो तो आप पे कंट्रोल इंपोज किया जाएगा। अगर आप जो फॉरेन नेशंस के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हो, फॉरेन रिलेशंस जो है वो खराब कर रहे हो, तो एमिकेबल रिलेशंस रखने के लिए फॉरेन कंट्रीज के साथ, एमिकेबल मतलब फ्रेंडली रिलेशंस रखने के लिए अगर
जो स्टेट है आप पे इम्पोज कर सकती है, कंट्रोल डाल सकती है। पब्लिक ऑर्डर मैनेजमेंट और पीस मेंटेन रखना है स्टेट को, तो आप पे इम्पोज कर सकती है। कॉम्प्रोमाइज या सेफ्टी की बात आ रही है, या मोरालिटी या डिसिप्लिन की बात आ रही है, कोर्ट का कंटेम्प्ट हो रहा है, यानी कोर्ट में आप कुछ भी बुरा भला बोल रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो कोर्ट की या उनके वहां पे काम करने वाले लोगों की, किसी को डिफेम कर रहे हो, यानी किसी की बुराई भलाई कर रहे हो, किसी की फेम को हानि पहुंचा रहे हो, अगर आप वायोलेंस को प्रमोट करते हो, आप क्राइम प्रमोट कर रहे हो, तो ये सारी चीजों में स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, आप पे आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे कंट्रोल ला सकता है। जैसे कि रिसेंट इंडिया पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम हुआ था, उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट बंद कर दिए थे, चाहे वो दूसरे कंट्री के हो, चाहे वो हमारे कंट्री को, जो हमारे कंट्री के भी लोग कुछ भी बोल रहे थे, आपने देखा है, कुछ भी मीम्स बना रहे हैं, कुछ भी इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, कुछ भी यूट्यूब पे बिना सोचे समझे देश की बुराई भलाई कर रहे हैं, पाकिस्तान को कुछ भी मतलब उनका दूसरे कंट्री का अच्छा बोल रहे हैं, हमारी कंट्री का बुरा बोल रहे हैं, तो फिर उनके सब अकाउंट जो है वो स्टेट ने बंद करवा दिए, सस्पेंड करवा दिए। ठीक है, तो ये सब स्टेट कर सकती है अगर स्टेट को लग रहा है कि यूनिटी इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम आ रही, सेफ्टी में प्रॉब्लम आ रही, फॉरेन रिलेशंस के बीच में प्रॉब्लम आ रही, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा, मैनेजमेंट नहीं हो रहा, पीस नहीं मेंटेन हो रही, कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ रही, सेफ्टी मेंटेन नहीं हो रही, मोरालिटी में प्रॉब्लम आ गई, मतलब हम बहुत हद तक देश में क्राइम बहुत बढ़ गए हैं, डिसिप्लिन में नहीं है लोग, कोर्ट का कंटेम कर रहे हैं, कोई डिफेम कर रहा है, कोई वायोलेंस प्रमोट कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, ये सब में स्टेट जो है आप पे कंट्रोल डालेगा। जुडिशरी डिसाइड करेगी, हाँ यहाँ पे स्टेट आप पे जो भी कंट्रोल कर रहा है, बट इस पे नजर कौन रखेगा, तो नजर जो है वो कोर्ट रखेगा, है ना। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यानी जुडिशरी यहाँ पे एक्शन में आ जाएगा कि आप पे जो भी कंट्रोल इंपोज किया जाता है वो सही है या गलत है, यानी जुडिशरी डिसाइड करेगी कि स्टेट ने आप पे जो भी लिमिटेशंस डाल के रखे हैं वो सही है या गलत है, वो जुडिशरी ध्यान रखेगी। अगर स्टेट ने बिना सोचे समझे आप पे इंपोज कर दिया, मान लीजिए आप तो अच्छा बोल रहे हैं, मतलब आप गवर्नमेंट को जस्ट क्रिटिसाइज कर रहे हो, गवर्नमेंट ने कुछ बुरा काम किया है और आपने क्रिटिसाइज किया और गवर्नमेंट ने आप पे एक्शन ले ली, ठीक है, ऐसे केस में जुडिशरी सामने आ जाएगा तो और बताएगा कि भाई ये जो लिमिटेशंस डाले हैं ये गलत है, समझ रहे। चलिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूडिंग द राइट टू एक्सप्रेशन, है ना। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूडेड है। फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब प्रेस के लिए कोई अलग नियम नहीं बनाए हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस इसी के अंदर आ जाता है ना। प्रेस मतलब मीडिया वाला जो केस है, जो मीडिया जो कुछ भी जो टीवी पे बोलते हैं, जो चाहे वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जिसका खिलाफ बोलना है बोल सकते हैं, तो ये भी राइट टू एक्सप्रेशन का ही हिस्सा है, ठीक है। तो चलिए, राइट टू फ्रीडम में कुछ अदर प्रोविजंस भी है, जैसे कि 2009 में एक अमेंडमेंट हुआ था। इस अमेंडमेंट में क्या था कि फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन देने की बात हुई थी 6 से 14 ईयर के जो बच्चे हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, 2009 में एक अमेंडमेंट आया था जिसको हम RTEV बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन। तो ये राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था, जिसमें क्या था, फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन देना है उन बच्चों को जिनकी एज जो है 6 to 14 ईयर्स है। अ पर्सन नॉट कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम, तो अगर पर्सन जो है क्राइम के लिए कन्विक्ट नहीं हुआ, या केस चल रहा है, या गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है, या केस चल रहा है, तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी कि कैन नॉट बी पनिश्ड और सेंटेंस मोर देन व्हाट इज प्रिस्क्राइब बाय लॉ, मतलब लॉ में अगर कोई पनिशमेंट लिखी है 5 इयर्स, तो 5 साल से ज्यादा उसको पनिशमेंट या सेंटेंस नहीं मिल सकता, 5 साल से कम भी नहीं मिल सकता, समझ रहे। तो गवर्नमेंट जो कोर्ट है वो 6 से 7 साल की सजा नहीं सुना सकता। अगर लॉ में 5 साल लिखा है तो 5 साल की ही सजा मिलेगी, ठीक है। दूसरा, कैन नॉट बी पनिश मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस, मतलब मान लीजिए एक कोई ऑफेंस किया है, कोई क्राइम किया है, तो उसको एक से ज्यादा बार पनिशमेंट नहीं मिल सकता। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मान लीजिए कोई एक इंसान है, जैसे रमेश है, सपोज रमेश ने कोई मोबाइल चोरी किया है ना, यानी चोरी की है, थेफ्ट किया है, तो उसे वो 1 ईयर का सजा मिला है मान लीजिए। तो अब 1 साल उसने सजा काट ली, रिलीज हो गया, उसके बाद वो वापस कोई दूसरे कोर्ट में चले गए, दूसरे कोर्ट पे इस पे केस चला, वापस उसी के लिए उसके दूसरी बार सजा मिल रही है, ऐसा नहीं है। एक ऑफेंस तो उसके लिए 1 बार ही पनिशमेंट होगी, 2 बार पनिशमेंट नहीं होगी,
समझ रहे? एंड कैन नॉट बी फोर्स टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब पुलिस जो है या कोई दूसरे जो है वो कभी भी एक इंसान को सबूत के लिए फोर्स नहीं कर सकती, जबरदस्ती बुलवा नहीं सकती कि भाई तू कबूल कर ले तूने क्राइम किया है ऐसा। ठीक है, जैसा आपने मूवी में देखा है कि पुलिस के सामने तो कबूल कर लेते, बट कोर्ट में अगर कबूल नहीं किया तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, नो इंडिविजुअल कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर ऑफ लॉ। कोई भी इंसान को, इंसान की लाइफ से हम उसे दूर नहीं रख सकते, उसकी आजादी से दूर नहीं रख सकते तब तक जब तक उसने कोई क्राइम कर दिया और उसने लॉ के हिसाब से उसे कोई पनिशमेंट मिल गया, यानी जेल वेल ना हो गई, तब तक आप उसकी लाइफ को, लिबर्टी को उसे दूर नहीं कर सकते। नो अरेस्ट विदाउट बीइंग इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड, मतलब पुलिस जो है आपको अरेस्ट नहीं कर सकती विदाउट वारंट। मतलब पुलिस को अगर आपको अरेस्ट करना है तो उन्हें एक अथॉरिटी का परमिशन लेके आना पड़ेगा, यानी अरेस्ट वारंट लेके आना पड़ेगा कि भाई इस इंसान को अरेस्ट करना है, क्यों करना है, सब उसे पेश करना पड़ेगा, यानी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है, फिर उसके बाद ही अरेस्ट कर सकते हैं। आप जैसे देखते हो कि भाई कोई भी इंसान को पुलिस उठा के ले जाती है तो ऐसा नहीं है ना, अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर अरेस्ट कर भी लिया है तो एक दिन से ज्यादा जो है वो उसे जेल में नहीं रख सकता। अगर एक दिन हो जाता है जेल में तो उनको रिलीज करना पड़ेगा, और ये भी लॉ है कि एक दिन के अंदर अंदर उन्हें जो है वो कोर्ट में पेश करना पड़ता है। ठीक है, अगर अरेस्ट कर लिया है मान लीजिए, या अथॉरिटी को बता दिया है या नहीं बताया है, ठीक है, अरेस्ट कर लिया है तो भाई आपके पास क्या क्या राइट है। पहले पास आपके पास राइट है कि आप अपना लॉयर चुन सकते हो। आपने बहुत सारे ऐसे मूवी देखा होगा कि अगर एक क्राइम करने वाला है जिसपे केस चल रहा है, वो लॉयर की डिमांड करता है कि मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, जैसे मैंने अभी बोला कि अगर पुलिस उसे पकड़ती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। कैन नॉट बी केप्ट इन कस्टडी विदाउट मैजिस्ट्रेट परमिशन, तो अगर उसे कस्टडी में रखना है, पुलिस को रखना है तो रख नहीं सकते हैं, बट रखना है तो मैजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होगी यहाँ पे। ठीक है, रिटर्न परमिशन चाहिए। और प्रोहिबिशन एक्ट भी रहता है, तो ये एक ऐसा लॉ है जो क्या बैन करता है, प्रोडक्शन, सेल एंड कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इन सम प्लेसेस। जैसे गुजरात में आपको पता है प्रोहिबिशन एक्ट है, गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट। इस एक्ट में क्या है कि भाई आप यहाँ पे अल्कोहल बना नहीं सकते, बेच नहीं सकते और कंज्यूम भी नहीं कर सकते। समझ रहे? तो इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन एक्ट। चलिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन रहता है ना, जैसे हमने राइट टू फ्रीडम पढ़ा, उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन भी एक लॉ है। डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि भाई डिटेंशन मतलब पुलिस जो आपको पकड़ लेगी, डिटेन कर लेगी। ओके, इसमें क्या होता है प्रिवेंटिव, ये प्रिवेंटिव है, प्रिवेंटिव मतलब पहले से। सो अगर स्टेट एंटिसिपेट्स अ क्रिमिनल डीड और एक्टिविटी, अ पर्सन में बी डिटेन एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। मतलब अगर गवर्नमेंट को या पुलिस को लग रहा है, पहले से ही उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया है, ठीक है, जैसे पता है कि जो हमारे फोन टेप होते हैं, पुलिस सब रिकॉर्ड सुनती है, हम कौन से वीडियो देखते हैं, हम गूगल पे क्या सर्च करते हैं, तो पुलिस सारी हरकतों पे नजर रखती है ना। हमारी जो इंटेलिजेंट एजेंसीज जो है वो सारी हरकतों पे नजर रखती है, मतलब आम पब्लिक पे नहीं रखती, बट कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उससे पता चल जाता है ना। जैसे अगर आपने गूगल पे कुछ हाउ टू मेक अ बॉम्ब ना, ये सब चीजें सर्च किया है, और बहुत बार किया है, मल्टीपल टाइम्स किया है, आपके फोन कॉल बार बार पाकिस्तान, दुश्मन, एनिमी कंट्री की तरफ जा रहे हैं, तो स्टेट को शक होगा आप पे, तो स्टेट क्या करेगी, आप पे ध्यान रखेगी। और स्टेट को लग रहा है कि आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो या करने वाले हो, तो पर्सन को क्या कर दिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्यों कर लिया जाएगा भाई, सेफ्टी के लिए, है ना, कि आपने अभी तो कुछ गलत नहीं किया है, बट हो सकता है आप भविष्य में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़ रहे हो, बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी होने वाली है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट बड़ा होने वाला है, तो वो बच सकता है। तो प्रिकॉशनरी मेजर पे जो है पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। पर्पस क्या है यहाँ पे, पनिशमेंट पर्पस नहीं है, यहाँ पे जो क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही थी उसको रोकने का पहले से, है ना। इसका मतलब ये तो नहीं कभी क्रिमिनल एक्टिविटी होने दो, क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाए, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, 1000 लोग मर जाए, फिर एक्शन लेके, ऐसा नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, पहले ही पुलिस जो है आपको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी आप स्टेट, सोसाइटी या इंडिविजुअल के खिलाफ करने जा रहे हो,
ठीक है। तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पनिश कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि क्रिमिनल एक्टिविटी को प्रिवेंट करने की कोशिश चल रही है। इस एक्ट में क्या होता है कि पर्सन कैन बी डिटेन फॉर नॉट मोर देन 3 मंथ। इसमें भी कुछ नियम है, जैसे 3 महीने से ज्यादा आप उसको डिटेन नहीं कर सकते, ठीक है। डिटेंशन ऑर्डर कैन बी कैंसल बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस और एडवाइजरी बोर्ड मेंबर। ये जो 3 महीने आपने इसको अंदर रखा हुआ है, ये कैंसिल हो सकता है। कैसे कैंसिल होगा? अगर आपके पास डिटेंशन ऑर्डर क्या कैंसलेशन ऑर्डर आ गया है, ठीक है। ये कहां से करवा सकते हो? आप सुप्रीम कोर्ट से करवा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से करवा सकते हो, या कोई भी एडवाइजरी बोर्ड मेंबर है कोर्ट से जुड़े हुए, जो एडवाइजरी बोर्ड मेंबर होते हैं, उसके साथ से उनके ओपिनियन से उनका परमिशन लेके आते हो, तो ये 3 महीने का जो डिटेंशन है वो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। स्टेट कैन डिसाइड द टर्म ऑफ डिटेंशन। जो स्टेट है वो डिटेंशन कितने टाइम तक रखना है, 1 महीने रखना है या 2 महीने रखना है या 3 महीने रखना है, वो स्टेट डिसाइड करेगी, बट 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकती, ठीक है। उस 3 महीने के अंदर अंदर जो भी उन पे शक हुआ था, वो सब आपको डाउट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा स्टेट को, ठीक है। चलिए तीसरे राइट के तरफ चलते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चलो, टू एंश्योर नो पर्सन सफर एक्सप्लॉयटेशन एट हैंड्स ऑफ अदर्स, है ना। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये एंश्योर करना है, ये पक्का करना है कि कोई भी इंसान जो है वो उसको एक्सप्लॉइट ना करे कोई इंसान, ठीक है। कोई दूसरा इंसान एक इंसान को एक्सप्लॉइट ना करे। एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है? जैसे कि एक इंसान है, वो दूसरे इंसान को काम पे रखता है, ठीक है। अब काम पे रखता है तो उसे कम पैसे दे रहा है, उस काम के सपोज 500 रुपए मिलने हैं, तो भाई ये जो है उसको डरा धमका के काम निकलवा लेता है, बोले 200 रुपए ले और निकल, ऐसा करवाते, तो ये एक्सप्लॉयटेशन है। या कभी कभी बच्चों को काम पे रख लेते हैं और 50-100 रुपए में भी काम कर लेते हैं, ये भी राइट टू एक्सप्लॉय, ये भी एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। वुमन को काम पे रखते हैं, कम पैसे देते हैं, ये भी एक्सप्लॉयटेशन है। मजबूरी का फायदा उठाते हैं, ये भी एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये इंश्योर करना कि कोई भी इंसान जो है उस इंसान पे दूसरा इंसान उसको एक्सप्लॉइट ना करे, एक इंसान दूसरे इंसान को एक्सप्लॉइट ना करे। यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव है एक एक्सप्लॉइटेशन फ्री सोसाइटी बनाना, यानी एक इंसान सिंपल लैंग्वेज में किसी दूसरे इंसान का फायदा ना उठाए, ठीक है। कुछ बैन प्रैक्टिसेस है, जैसे कि इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये भी एक्सप्लॉयटेशन का एक हिस्सा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब क्या है? उसको किडनैप करके दूसरे देश में ले जाना, बेच देना, ये सब नहीं कर सकते, ओके। ड्रजरी नहीं कर सकते, यानी किसी इंसान के साथ बहुत मेहनत वाला, मजदूरी वाला, बहुत जबरदस्त काम करवा रहे हो कि ऐसे जगह पे काम करना, मतलब एक डिसाइडेड आवर से भी ज्यादा आप मैनुअल वर्क करा रहे हो, उससे कराए जा रहे हो काम, दैट इज ऑल्सो बैन प्रैक्टिस, ओके। स्लेवरी यानी गुलाम रख रहे हैं, बेच रहे हैं, ये सब नहीं कर सकते। फोर्स लेबर, जबरदस्ती काम करवा रहे हो, तो ये सब क्या है? बैन प्रैक्टिसेस है, और ये सब एक्सप्लॉयटेशन का ही हिस्सा है। वायोलेशन क्या है? कंसिडर पनिशेबल, अगर आप उसका वायोलेशन करते हो, यानी आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े हो, आप ड्रजरी करा रहे हो, आप स्लेवरी या फोर्स लेबर से जुड़े हो, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, यानी आपके खिलाफ एक्शन ली जाएगी, ठीक है। इलीगल एक्ट प्रोहिबिटेड अंडर दिस राइट, तो कौन से एक्ट है जिसको बैन कर दिए हैं इस राइट के हिसाब से, ठीक है। यानी इलीगली आप बच्चों को और वुमन को ट्रेड नहीं कर सकते, यानी जो पहले के टाइम पे ऐसा कुछ जगह पे होता था ना, बच्चे या वुमन है उसको बेचना। आपने साउथ के मूवी में भी बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, बच्चों का ट्रेड होता है, वुमन का, तो ये इलीगल है सब, ठीक है, ये नहीं कर सकते। फोर्स लेबर नहीं करवा सकते, यानी जबरदस्ती आप काम करवा रहे हो, आप स्लेव बना दिया है, किसी को गुलाम बना दिया है, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये एक्सप्लॉयटेशन है ना। आप काम करवा रहे हो, पैसे नहीं दे रहे हैं, आप ओल्ड ड्रजरी सिस्टम से जुड़े हुए, जैसे ब्रिटिशर्स जो है वो काम करवाते थे, इतना काम करवाते थे कि भाई एक इंसान की कैपेसिटी के बाहर हो, ये भी नहीं कर सकते। टेकिंग वर्क फ्रॉम एनी पर्सन विदाउट पेइंग देम, इंसान से काम ले रहे हो, उनको पैसा नहीं दे रहे, या तो पैसा दे रहे हैं बहुत कम दे रहे हैं, यानी जितना डिसाइड हुआ उससे बहुत कम दे रहे हैं, मिनिमम वेज से भी कम दे रहे हैं, ठीक है। फोर्स और इंपोज लेबर करे, मतलब जबरदस्ती काम करवा रहे हो, तो ये सब क्या है? राइट अगेंस्ट, ये सब एक्सप्लॉयटेशन है, तो आप क्या कर सकते हो? उसके खिलाफ जा सकते हो। चाइल्ड लेबर भी एक राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है, जैसे चिल्ड्रन जो होते हैं 14 ईयर्स के नीचे होते हैं, उसका आप काम पे नहीं रख सकते, बट हाँ कैसी जगहों पे काम पे नहीं रख सकते ये भी मेंशन है, जैसे कि आप फैक्ट्री में उनको काम नहीं करा सकते, आप माइन में काम नहीं करा सकते, आप
ऐसा वर्किंग एरिया है जो डेंजरस है, जो हैजार्डस है, जो उसकी हेल्थ को खतरा है या उसकी जान को खतरा है, ऐसी जगह पे काम नहीं करा सकते। आप गैराज में, होटल में काम नहीं करा सकते। आप घर में हाउस होल्ड सर्वेंट, नौकर की तरह आप उससे काम नहीं करा सकते, मतलब घर के काम नहीं करवा सकते, दूसरे के घर के काम, ठीक है, ये नहीं करा सकते, ठीक है। तो लॉ क्या है? अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट, कौन सा एक्ट है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट। ऐसी सारी प्रैक्टिसेस जो है, जो भी अगर ऐसी प्रैक्टिसेस होती है वो पनिशेबल ऑफेंस है, यानी ये पनिश आपको किया जाएगा, आप पे एक्शन ली जाएगी। बट एक्सप्लॉयटेशन क्या नहीं होता ये भी समझना जरूरी है। जैसे मैंडेटरी सर्विस है वो एक्सप्लॉयटेशन का हिस्सा नहीं है। मैंडेटरी सर्विस में क्या आता है कि स्टेट जो है वो मैंडेटरी सर्विस आपसे मांग सकता है, ठीक है, सिटीजन से मांग सकता है। किस लिए? पब्लिक वेलफेयर के लिए, ओके। जैसे कि मिलिट्री सर्विस, मतलब मान लीजिए कि वॉर जैसा सिचुएशन है। आपने मूवी में, जैसे एक भूज मूवी आया था, उसमें आपने देखा था कि रनवे जो है वो रनवे खराब हो गया था, तो एरोप्लेन लैंड नहीं हो सकते। एरोप्लेन लैंड नहीं हो गए तो सप्लाई नहीं आएगा, दूसरे सोल्जर्स वहां पे प्रोटेक्ट करने से पहुंच नहीं सकते। तो ऐसे टाइम पे वहां के जो गांव वाले लोग हैं, वुमन हो, बच्चे हो, लोग, मैन हो, सब लोग मिलके ये रनवे बनाने के काम में लग जाते हैं, समझ रहे? तो ऐसी सिचुएशन में मिलिट्री सर्विस की जरूरत पड़ जाए तो पब्लिक वेलफेयर के लिए सिटीजन्स को गवर्नमेंट जो है वो मदद मांग सकती है। ऐसे टाइम पे आपको चाहे पैसा मिले या ना मिले ये काम करना चाहिए और करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। आप कोई भी रिलीजन, जेंडर, कास्ट या क्लास के हो, आपको ये काम करने पड़ेंगे। सर्विसेज जो है उसमें आपको रिम्यूनरेशन यानी कि सैलरी, पैसा, वेज, ठीक है, वेज जो है, सैलरी जो है वो मिल भी सकती है, यानी विथ सैलरी काम करवा सकती है गवर्नमेंट, या विदाउट सैलरी भी आपसे काम करवा सकती है, ठीक है। चलिए, फोर्थ राइट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अरे आप कोई भी धर्म चूज कर सकते हो, तो फ्रीडम टू चूज एंड प्रैक्टिस रिलीजन, आप कोई भी धर्म जो है चूज कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फॉलो एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। इंडिया का जो भी नागरिक है वो अपनी पसंद का धर्म को फॉलो कर सकता है। सिटीजन कैन प्रमोट, अपने धर्म को प्रमोट कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है, फैला सकता है। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए है। लिमिटेशंस क्या है? तो इसको भी परमिसिबल लिमिट में एंजॉय करने हैं। दूसरा कि किसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए, तो पब्लिक के कामकाज में, एडमिनिस्ट्रेशन में अफेक्ट नहीं करना चाहिए। किसी की मोरालिटी, यानी कि आप रिलीजन के नाम पे आप उससे क्राइम करवा रहे हो, चोरी, लूटफाट, रेप, ये सब करवा रहे हो, मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। अच्छे कामों के लिए रिलीजियस प्रैक्टिस हो रही है तो अच्छी बात है। सोसाइटी की हेल्थ के खिलाफ काम नहीं करने चाहिए। रिलीजन के नाम पे लोग क्या क्या करवाते हैं, ठीक है, रिलीजन के नाम पे लोग कुछ भी करवाते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। हेल्थ अफेक्ट नहीं होनी चाहिए सोसाइटी की, समझ रहे? रिलीजियस गैदरिंग हो रही है, ऑफरिंग हो रही है, प्रेयर हो रही है, ये सब इसमें नहीं आता है ना, ये लिमिटेशन में नहीं आता। यानी आप रिलीजियस गैदरिंग कर रहे हो तो कर सकते हो, ऑफरिंग कर रहे हो, ऑफरिंग यानी जो भी चढ़ावा चढ़ाना है, प्रेयर पार्ट करना है, तो ये सब कर सकते हो। तो ये क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है। अब स्टेट का नेचर क्या है इसमें? फ्रीडम ऑफ रिलीजन में स्टेट का रोल क्या है? भाई स्टेट क्या करता है, ठीक है, स्टेट क्या कर पाएगा, तो उसका नेचर कैसा है? इसमें भी स्टेट का नेचर कैसा है? सेक्युलर। यानी स्टेट को भी कोई भी रिलीजन को जो देख रहा है, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, या जैन हो, या सिख समाज हो, कोई भी समाज हो, उसको कैसा, उस सेक्युलर नजर से देखेगा, क्योंकि सारे धर्म कैसे है? इक्वल है। तो स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट, मतलब गवर्नमेंट का कोई धर्म नहीं होता, गवर्नमेंट धर्म के हिसाब से काम नहीं करता, गवर्नमेंट का कोई भी धर्म नहीं होता। इंडिया स्टेट इज नॉट रन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनी रिलीजन और सेक्ट। गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है, वो रिलीजन के बनाए हुए, सेक्ट के बनाए हुए नियम के हिसाब से नहीं चलता है, समझ रहे? तो स्टेट का रोल है क्या? स्टेट जो है कोई भी रिलीजियस मैटर है या कोई भी ग्रुप का कोई बिलीफ सिस्टम है, उसमें स्टेट अपने आप को इंटरफियर नहीं करेगा। इसमें दखल अंदाजी जो है स्टेट नहीं करेगा।
ठीक है। रिलीजियस ग्रुप जो होते हैं उनके पास फ्रीडम होता है कि वो अपना रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बना सके, वो अपने जो भी रिलीजियस या फिलैंथ्रोपिक एम है उसको मैनेज कर पाए, ठीक है। रिलीजियस एम यानी जो भी मकसद होगा उसका रिलीजन का, वो उसको मैनेज कर पाएगा। फिलैंथ्रोपिक यानी जो पब्लिक सर्विस वाला काम। फिलैंथ्रोपिक यानी क्या? जो भी पब्लिक के सर्विस के लिए जो भी गोल इसने डिसाइड किए है, सेवा भाव करने वाला, जैसे भंडारा रखना, ये सब तो ये कर पाएंगे, इसका फ्रीडम आपको मिला है, ठीक है। चलिए रिस्ट्रिक्शंस क्या है? तो स्टेट फंडिंग में कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं, मतलब स्टेट अपना पैसे को कहाँ डाल सकता है, कहाँ नहीं डाल सकते, कहाँ यूज कर सकता है, उसके बारे में है। तो फंड्स जो कलेक्ट हुए हैं कहाँ से कलेक्ट हुए? पब्लिक टैक्स से। पब्लिक फंड का जो कलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट उसको किसके लिए, किसके बेनिफिट या डेवलपमेंट के लिए नहीं यूज कर सकती? कोई भी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए, उनके बेनिफिट या डेवलपमेंट के लिए ये पैसा, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है, इसको वो यूज नहीं कर सकती। तो एक केस आपको बताता हूं, जैसे राम मंदिर बना, ठीक है। अब राम मंदिर किसने बनाया? गवर्नमेंट ने, ठीक है, गवर्नमेंट ने बनाया। अब गवर्नमेंट को क्या लगा भाई? पैसा लगा। विदाउट पैसा तो ये बनेगा नहीं, ठीक है। अब गवर्नमेंट के साथ पैसा आता कहाँ है? गवर्नमेंट का इनकम का सोर्स क्या है? व्हाट इज द इनकम ऑफ गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट का तो एक ही इनकम है ना, टैक्स, ठीक है। मतलब मेन इनकम क्या है? टैक्स। और टैक्स कौन पे करता है? पब्लिक। समझ रहे? तो राम मंदिर गवर्नमेंट ने जो बनाया वो पब्लिक पैसों से बनाया नहीं, ठीक है, ऐसा केस नहीं है, है ना। तो ये सब इल्जाम लगे थे ना, ये सब सबने आवाज उठाई थी कि भाई राम मंदिर बना रहा हो, पब्लिक का पैसा वेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने राम मंदिर जो भी पैसों से बना है वो पूरा डोनेशन अमाउंट से बना है, समझ रहे? डोनेशन अमाउंट से। अगर गवर्नमेंट ये टैक्स के पैसे से बनाती तो ये गलत है, मतलब ऐसा नहीं कर सकती, इस पर रिस्ट्रिक्शन है, समझ रहे? पब्लिक का पैसा रिलीजन के काम में गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, समझ रहे? एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो जो भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट चला रही है या गवर्नमेंट ग्रांट पे चल रही है वो क्या नहीं कर सकती? वो रिलीजियस एजुकेशन नहीं पढ़ा सकती, रिलीजियस एजुकेशन लोगों पे इंपार्ट नहीं कर सकती, ठीक है। वो स्टूडेंट को मजबूर नहीं कर सकते, कंपाइल नहीं कर सकते पार्टिसिपेट करने के लिए रिलीजियस एजुकेशन में या रिलीजियस गैदरिंग के लिए। मतलब गवर्नमेंट ये सब काम नहीं कर सकती, या गवर्नमेंट ग्रांटेड कॉलेज या स्कूल है ये सब ये काम नहीं कर सकती, समझ रहे? चलो फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन, लैंग्वेज एंड कल्चर्स लिव इन इंडिया। पता है सबको कि इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं और अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज। तो हमारे इंडिया के लोगों के पास कौन सा हक मिला है? हमारे लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का, हमारी स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने का, हमारी कल्चरल जो पहचान है, आइडेंटिटी है और हमारी एथनिसिटी को प्रिजर्व करने का अधिकार मिला है। और एथनिसिटी का मतलब क्या होता है? ऐसे लोगों का जीने का तरीका जिनका विश्वास सब में सेम है ना, सब चीज कॉमन है उनकी। जैसे कॉमन लैंग्वेज बोलते हो, कॉमन रिलीजन फॉलो करते हो, कॉमन गॉड को फॉलो करते हो, कॉमन नियम फॉलो कर रहे हैं, समथिंग। तो ये जो ऐसी प्रैक्टिस जो होती है उसको क्या बोलते हैं? एथनिसिटी, समझ रहे? तो ये सब करने का अधिकार लोगों को मिला है। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट रिलायस ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स, जैसे आगे हमने पढ़ा था कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कॉलेज, स्कूल, अगर वो गवर्नमेंट ग्रांट वाली है यानी गवर्नमेंट उसको फंड कर रही है क्योंकि पब्लिक का पैसा हो गया, तो वो जो है किसी को भी एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। किस बेसिस पे? कि भाई आपका रिलीजन अलग है, आपका कास्ट अलग है, आपका क्रीड अलग है, आप लैंग्वेज अलग बोलते हो, आप कोई दूसरा बहाना या कोई भी अदर रीजन देके ऐसा मना नहीं कर सकता, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में मतलब जाने का सबको अधिकार है। इफ एनी इंडिविजुअल्स अपील्स टू वोट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज, इट इज कंसिडर्ड एज अ माल प्रैक्टिस एज पर एक्ट 123(3). समझ रहे? अगर कोई भी इंसान जो है वो अपील करता है वोट करने के लिए, किस बेसिस पे मांग रहा है? कि भाई धर्म के आधार पे वोट मांग रहा है कि भाई आप इस धर्म के हो, मुझे वोट देना है, आप इस कास्ट के हो, मुझे वोट देना है, आप इस लैंग्वेज बोलते हो तो मुझे वोट देना है। तो ये सब नहीं कर सकते, ये सब माल प्रैक्टिस है, ठीक है। ये सब उल्लंघन है नियमों का। किस एक्ट के हिसाब से? एक्ट 123(3) के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के। एनी स्टेट कैन फ्रेम अ लॉ एंड प्रोवाइड द राइट टू इट्स सिटीजन्स टू
फॉर्म एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। देखिए एक चीज है, अगर माइनॉरिटी की बात आती है तो यहां पे थोड़ा नियम बदल जाता है, समझ रहे? तो कोई भी स्टेट जो है वो लॉ भी बना सकती है, अगर माइनॉरिटी की बात चल रही है, उस माइनॉरिटी के लोगों को कुछ स्पेशल अधिकार दे सकती है कि वो लोग बनाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए या उसको मैनेज करे। कि कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मैनेज या बनाने की बात चल रही है? जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी वो अपने भाषा सिखा रहे हैं, अपना कल्चर सिखा रहे हैं, एक स्कूल बनाना चाहते हैं। कौन? माइनॉरिटी। अगर ये सब कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है वो उसके लिए लॉ बना सकती है, राइट दे सकती है उनको ये सब करने का, समझ रहे? बड़ी माइनॉरिटी की बात चल रही है तो द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट in giving educational grants or scholarship from the state fund to any linguistic or religious minority institutions। समझ रहे? यहाँ स्टेट जो है कभी यहाँ पे भेदभाव नहीं कर सकती, उसको एजुकेशनल ग्रांट देना पड़ेगा या स्कॉलरशिप देना पड़ेगा। कहाँ से देना पड़ेगा? स्टेट फंड में से, ठीक है, चाहे वो माइनॉरिटी की कोई लिंग्विस्टिक या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बात चल रही हो तब। इफ द स्टेट वांट्स टू टेक ओवर or confiscate the property of minority institutions, it can do so only after giving proper return। समझ रहे? स्टेट चाहती है कि वो माइनॉरिटी का जो इंस्टीट्यूशन है, उनका जो प्रॉपर्टी है, वो उसको जब्त कर ले, कॉन्फिस्केट कर ले, उस पर टेक ओवर कर ले। तो ऐसा तभी कर सकती है जब उन्हें उसका प्रॉपर कंपेंसेशन मिले, प्रॉपर रिटर्न मिले। जैसे कि नर्मदा जो प्रोजेक्ट था, नर्मदा डैम का जो प्रोजेक्ट था, उसकी हाइट बढ़ाने की बात चल रही थी, तो बहुत सारे ऐसे गांव वाले थे जिनको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होना पड़ा था। तो ऐसे टाइम पे उनको प्रॉपर रिटर्न देना पड़ेगा उनकी प्रॉपर्टी का, समझ रहे? तो ऐसे बहुत सारे माइनॉरिटी भी ग्रुप हो गए उसमें, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? इसका प्रॉपर रिटर्न या कंपेंसेशन देना पड़ेगा। दिस इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैव बीन मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं। चलिए लास्ट है 6, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सबसे इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो फंडामेंटल राइट लूज देयर मीनिंग इफ दे आर नॉट प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड। तो फंडामेंटल राइट्स आपको इतने सारे दिए ना, आगे के 5 फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े, 1 to 5 जो पढ़े, ये सब मीनिंगलेस बन जाते हैं। ये तब मीनिंगलेस बन जाएंगे जब उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट ही ना किया जाए। मतलब आपको दे दिए हैं ये सारे राइट्स, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है, आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला है, आपको फ्रीडम टू गो एनीवेयर इन इंडिया, आप कहीं पे भी जा सकते हो, बट ऐसा एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पे ऐसा हो नहीं रहा है, इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। आपको कहीं पे जाने की आजादी नहीं है, आपको बोलने की आजादी नहीं है, तो नाम की फंडामेंटल राइट्स ले जाते, तो इसका मीनिंग ही नहीं है फिर, समझ रहे? तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? टू एंश्योर प्रोटेक्शन द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर इससे बचने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक उपाय दिया है, और उसी उपाय को क्या बोलते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसके खिलाफ, उससे भी बचने के लिए आपके पास एक और राइट मिला है, वो राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा है। इस राइट में आप क्या कर सकते हो? आप सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पास कर सकते हो, यानी आप एक केस फाइल कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहा है, यानी आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो आप कोर्ट में केस भी कर सकते हो। दिस राइट इज कंसिडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी राइट को तो क्या बोलते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसको बोलूं, आपको कोई पूछते कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है क्या, तो ये वो राइट है कि फंडामेंटल, अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप अपने फंडामेंटल राइट को एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो आप कोर्ट जा सकते हो उस राइट को डिमांड करने। दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये सबसे आसान लैंग्वेज में आप किसी को भी ये जवाब बिंदास दे सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में अगर पूछते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, द आंसर इज सुप्रीम कोर्ट। ओके, इफ द कोर्ट फाइंड्स इट नेसेसरी इट कैन इश्यू ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस और डिक्रीज। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई जरूरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स को सच में वायोलेशन हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है? एक ऑर्डर पास कर सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है, या कोई डिक्रीज यानी अपना एक वर्डिक्ट, एक फैसला भी दे सकता है।
एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है इसके पास ये सारे पावर मिले हैं, ठीक है, इस राइट को एनफोर्स करने के लिए। किसको ये हक मिला है? सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। इफ एनी पर्सन कंप्लेन्स अगेंस्ट एनी स्टेट फॉर वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, द सुप्रीम कोर्ट कैन टेक एक्शन। समझ रहे ना? अगर कोई पर्सन को लग रहा है, कंप्लेन कर रहे हैं, किसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं? स्टेट के खिलाफ। क्यों? क्योंकि स्टेट उसके फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहा है, उसके फंडामेंटल राइट्स छीन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? एक्शन ले सकती है, ठीक है। नोबडी कैन अपोज द कोर्ट इन दिस मैटर, कोर्ट के खिलाफ कोई भी जा नहीं सकता है, ठीक है। और इसीलिए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस राइट को क्या बोला है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन की जान, आत्मा बोला है। पार्लियामेंट कैन गिव पावर टू अदर कोर्ट्स ऑल्सो फॉर एनफोर्सिंग दिस राइट। तो पार्लियामेंट जो है, देखिए अभी तक जो राइट है ये इसमें किसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है? तो सुप्रीम कोर्ट का। बट पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा दूसरे कोर्ट को भी ये सारे पावर दे सकता है। इफ एनी स्टेट लेजिस्लेटिव, है ना, तो यही बात हो गई। तो अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई लॉ बनाता है जो क्या वायोलेट कर रहा है? फंडामेंटल राइट को ही वायोलेट कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है ये लॉ, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा कोई लॉ बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? इस लॉ को स्टॉप करवा देगी, बीच में आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। दिस राइट गिव्स एवरी सिटीजन एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रोच द कोर्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो ये मैंने बोला था, अगर आपको कोई पूछे तो ये आपको जवाब देना है। कोई भी इंसान के पास कौन सा राइट है? एवरी सिटीजन हैज राइट या अपॉर्चुनिटी टू अप्रोच द कोर्ट, कोर्ट जा सकता है किसके लिए? अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और यही होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स की समरी एक बार देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स जो है सभी इंडियन सिटीजन्स को दिए हैं। दिस राइट्स आर गारंटीड अगेंस्ट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये राइट्स हमें गारंटी देता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट। फंडामेंटल राइट्स जो है एप्लीकेबल सभी सिटीजन्स के लिए है और सभी समय के लिए है, सभी समय के। ऐसा नहीं कि भाई ये राइट आपको 5 से 7 बजे तक ही मिलेंगे, सुबह के 12 बजे से रात के 12 बजे तक मिलेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, बट ये राइट आपसे छीन जाते हैं कब? जब इमरजेंसी आ जाती है, जो हमने पिछले चैप्टर में देखी थी। कोई इमरजेंसी आ गई तो फिर ये सारे राइट टेम्पररीली सस्पेंड हो सकते हैं, ठीक है। नो स्टेट कैन मेक लॉ दैट टेक अवे सिटीजन फंडामेंटल राइट, स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती जो एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स को छीनता हो, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को छीनता हो ऐसा कोई भी स्टेट जो है वो लॉ बना सकती नहीं है।